दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर जो कि मुंबई के अंदर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनसे मिलने के लिए दो लड़कियां आती हैं। और जब उनको पुलिसकर्मी रोकते हैं तो उनसे वो रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है और एसपी साहब से मुझे मिलवा दीजिए। फिर वो पुलिसकर्मी एसपी साहब के ऑफिस में उन लड़कियों को लेकर जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो एसपी साहब से अकेले में कुछ बात करने की रिक्वेस्ट करती हैं, गुहार लगाती हैं। एसपी साहब उनकी ये गुहार स्वीकार करते हैं। और जब वो दोनों लड़कियां एसपी साहब के सामने अकेली रह जाती हैं तो उनमें से एक लड़की जो है वो अपने कुछ अंगों को दिखाती है। और उन अंगों को देख करके एसपी साहब के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों, उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आई हो और ये सब क्यों हुआ है तुम्हारे साथ। तो लड़कियां कहती हैं, साहब मैं कमाठीपुरा से आई हूँ और जो हाल मेरा है इससे बदतर कई लड़कियों का हाल वहाँ पर है और वो तिल तिल मर रही हैं और जीने की आस छोड़ चुकी हैं। और हमने सुना है कि आप न्याय करते हैं और इसलिए बहुत उम्मीद लगा करके किसी तरह से वहाँ से निकल कर आई हूँ, भाग कर आई हूँ। दोस्तों, एसपी साहब जो होते हैं वो उन लड़कियों का जो वो दर्द था वो समझ सकते थे। और उसके बाद दोस्तों, जब उन लड़कियों का वो पूरे शरीर का दाग देखते हैं तो एसपी साहब के पूरे शरीर में आग से लग जाती है। और उसके बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सब से कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये मुंबई की है और एक आईपीएस ऑफिसर जो कि अपने तेज तर्रार और ईमानदार कर्मठ इरादों के लिए जाने जाते हैं। दरअसल जो रहने वाले हैं वो कर्नाटक जिले के हैं, लेकिन जो उनका कार्य करने का स्थल होता है वो महाराष्ट्र कैडर का होता है। महाराष्ट्र कैडर के वो अधिकारी होते हैं। जिस जिस जगह पर उन्होंने नौकरी की उस जगह पर जितने भी दबंग टाइप के लोग थे, गलत काम करने वाले लोग थे, उनके नाम से थर थर काँपते थे कि कहीं उनका सामना रेड्डी से ना हो जाए। दोस्तों, इतने सख्त इंसान थे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि वो कुछ भी कर सकते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, लेकिन उतने सख्त इंसान थे, किसी भी प्रकार का कोई गलत काम उनको बर्दाश्त नहीं होता था। अब उनका जो पोस्टिंग था वो मुंबई में हो चुका था। और मुंबई में जब उनकी पोस्टिंग होती है तो बहुत सारे जितने गलत काम करने वाले थे उनके बीच में उनकी चर्चा होने लगती है। और काफ़ी लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती, यहाँ तक कि कोठों तक उनकी जो चर्चा थी वो पहुँच चुकी थी। चाहे वो कोठे के दलाल हों, चाहे कोठों के मालिक हों, या वहाँ पर आने जाने वाले कस्टमर हों, उनके जुबान पर बस एक ही नाम होता था, कहीं रेड्डी से उनका सामना ना हो जाए। इस बीच में इन्हीं चर्चाओं को सुनते हुए दो लड़कियां उनका नाम, उनका जो प्रशंसा था वो सुनती हैं और वो किसी तरह से हिम्मत बांध करके वहाँ से कमाठीपुरा से बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने के बाद सीधा एसपी ऑफिस पहुँचती हैं एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए। एसपी साहब से जब वो मुलाकात करती हैं दोस्तों, अकेले में उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। एसपी साहब जो थे वो कमरा खाली करवा देते हैं। अब दो लड़कियां, एक शेफाली और एक सालू, ये दो लड़कियां रहती हैं और एसपी साहब होते हैं। उनमें से जो शेफाली होती है दोस्तों, वो अपने ऊपर के अंगों को दिखाती है। और जब वो दिखाती है दोस्तों, उसके स्तन पर इतना बड़ा घाव था जो कि दांत से काटा गया था।
हालांकि ये पहले का घाव था, घाव तो भर चुका था, लेकिन जो दाग था वो इतना गहरा था कि कोई भी देखकर ये बता सकता था कि हाँ, इनको नोचा गया है, घसोटा गया है। अब दोस्तों, कुछ अंगों का जो दाग था वो एसपी साहब को दिखाती है। एसपी साहब परेशान हो जाते हैं, कहते हैं तुम लोग कैसे इस जगह पर रहती हो। और तो जो सालू और सैफाली होते हैं कहते हैं साहब, मैंने सुना है आप न्याय करते हैं और इसीलिए मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ से निकली हूँ और आप तक पहुँची हूँ। अगर आप कुछ नहीं किए तो वहाँ पर कि पता नहीं कितनी लड़कियाँ ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आने वाले समय में पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपने पूरे अंगों को दिखाऊं तो इससे भी गहरा गहरा जख्म मेरे अंगों पर है। बस आप देखने की हिम्मत कीजिए। फिर दोस्तों, जो एसपी साहब होते हैं वो तो सकमकाते हैं कि मैं इन लड़कियों का पूरा अंग देखूं तो कैसे देखूं। फिर वो एक महिला अधिकारी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप इनको एक कमरे में ले जाइए और इनके पूरे अंगों की जांच कीजिए। और वो जो महिला अधिकारी होती है वो उनको एक कमरे में ले जाती है और पूरी तरह से उनके अंगों को देखती है। जब वो देखती है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं दोस्तों। और जो शेफाली थी वो बताती है कि जब मुझे धोखे से यहाँ पर लाया गया था तो मेरे इन अंगों को इतना दर्दनाक तरीकों से काटा जाता था, यहाँ तक कि उसके निजी पार्ट पर टाँकों के निशान थे। और वो बताती है कि जब मैं मना करती थी मुझे टॉर्चर किया जाता था और दरिंदों से मुझे नचवाया जाता था। ये जो जख्म है ये उन्हीं दरिंदों का दिया हुआ है। जब दर्द होता था तो सुन्न का स्प्रे दिया जाता था और पता नहीं किस टाइप का इंजेक्शन दिया जाता था जिससे उनको कुछ सुध बोध नहीं रहती थी और जिसकी जो मर्जी होती थी वो हमारे साथ में करता था। कुछ पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसे करते कराते महीने 2 महीनों में आदत सी पड़ गई और अब मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये सब सुन करके जो महिला अधिकारी होती है उसको पलटियाँ आने लगती है। फिर वो बाहर निकलती है, एसपी साहब के पास आती है, कहती है सर आपको एक बार देखना चाहिए, तब आप उनके दर्द को महसूस कर पाएंगे और मुझे लगता है तभी आप जो उनके ऊपर जाती हुई है उसके हिसाब से आप न्याय कर पाएंगे। फिलहाल एसपी साहब हिम्मत बांध करके और उन लड़कियों का जो शरीर था, उनके शरीर के जो दाग थे, जो घाव थे, उनको देखने के लिए जाते हैं। और देखते ही जब वो पूरा दाग और धब्बों और घावों को देखते हैं हैरान रह जाते हैं दोस्तों। उसके बाद कहते हैं कपड़े पहन लो। कपड़े पहनने के बाद उनको सामने बैठाते हैं और पूरी बात पूछते हैं और पूरी जो उनमें इन्वॉल्व होते हैं उनको पूछते हैं। लगभग शेफाली और सालू ने 15 लोगों का नाम लिखाया था जिनको वो जानती थी और उनमें से 15 से 20 लड़कियां और नाम लिखाए थे जो अभी जल्द में लाई गई थी और वो ये काम करने के लिए राजी नहीं थी और उनको यातनाएं दी जा रही थी। अब दोस्तों, अब इसमें लगभग 80 पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की जाती है जिसमें से आधे पुरुष होते हैं और आधा महिला होती है और एक खतरनाक प्लान बनाया जाता है। इसके जानकारी सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को होती है, बाकी किसी को भी नहीं होती है। इधर एसपी साहब ने ये हिदायत दे दी थी कि अगर यह बात लीक हुई तो छानबीन करके उस पुलिस वाले को सस्पेंड तो करेंगे ही, उसके बाद उसके परिवार वालों को कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे अगर ये बात किसी ने लीक की तो। अब दोस्तों, किसमें इतनी हिम्मत थी जो एसपी साहब के ऑर्डर को ना माने। अब ये बात लीक नहीं होती और उसी के दूसरे दिन रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में कमाटीपुरा में दबिश मारते हैं पुलिस वाले और लगभग कई सारी लड़कियों को रेस्क्यू करके पकड़ते हैं। उनमें से जो 15 नाम लिखाए थे जिनकी वजह से लड़कियां वहां पर लाई जाती थीं, उनमें से 10 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, बाकी 5 नहीं मिलते हैं।
अब इनमें से वो लोग थे जो अलग अलग शहरों से लड़कियों को बहला फुसला करके, कहीं शादी का झांसा दे करके, कहीं प्यार का झांसा दे करके उनको लाते थे। पहले खुद यूज करते थे, उसके बाद ला करके उनको बेचते देते हैं वहाँ पर। अब उन लड़कियों को जिनको वहाँ पर बेचा जाता है, वो चाहते हुए भी उस जगह से कभी निकल नहीं सकती थी, क्योंकि वो ऐसा इलाका है, वहाँ की नाकाबंदी ऐसी थी कि वो लड़कियाँ चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं सकती हैं। निकलती थी कुछ लड़कियाँ जो अपनी मर्जी से काम करती थीं, उनके ऊपर उतना प्रतिबंध नहीं होता था, लेकिन जो लाई जाती थी ज़बरदस्ती उनको वैश्या बनाया जाता था, उनको कभी वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। अब शेफाली और सालू किस तरह से निकली वो तो वही बताती हैं। उसके बाद दोस्तों, सारा रेस्क्यू होने के बाद सुबह 10 बजे का जब वक्त होता है, तो एसपी साहब नहा धो करके उन सब के सामने आते हैं। एक एक लड़कियों का जो बयान है वो दर्ज करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की के ऊपर एसपी साहब की नज़र पहुंचती है। वो लड़की जो है वो एसपी साहब के गांव की बगल की थी और लगभग हाई स्कूल तक एसपी साहब के साथ वो पढ़ी थी। एसपी साहब जैसे ही देखते हैं उस लड़की को पहचान जाते हैं, और वो जो लड़की होती है उसका नाम हेमलता होता है। दरअसल दोस्तों ये नाम बदला हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद उसका नाम हेमलता रख दिया होगा, नाम कुछ और रहा होगा। वो लड़की भी जैसे हेमलता देखते हैं एसपी साहब को भी पहचान जाती है। एसपी साहब तुरंत उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तो कहती है मैं पिछले 6 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मजबूरी में काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, उनकी एक जान पहचान वाली थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे नौकरी दिलवाने के बहाने मुंबई लेकर आई, और मुंबई ला करके वो मुझे कमाटीपुरा में बेच दी। और पहले तो मैंने बहुत भागने का प्रयास किया, ना करने का प्रयास किया, लेकिन इतनी यातनाएं मुझे दी गई, अंत में मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा, और मुझे इस जगह पर 6 साल हो गया है। अब दोस्तों जो एसपी साहब थे उनके आंखों में आंसू आ जाता है, और हेमलता को गले से लगा लेते हैं, क्योंकि वो उनके क्लासमेट थी। हालांकि जो जितनी भी औरतें थीं उनके लिए तो सभी बराबर थीं, लेकिन अब इससे कुछ अलग ही लगाव होता है, क्योंकि उनके साथ में पढ़ी लिखी थी। दोस्तों ये जो सफाई है लगभग 1 हफ्ते तक चलता है, और 1 हफ्ते में लगभग हजारों लड़कियों को वो रेस्क्यू करते हैं, पकड़ते हैं अलग अलग कोठों से, और कम से कम 100 से 150 लोगों को गिरफ्तार करते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लड़कियों को अलग अलग तरीके से वहाँ पर लाते हैं। अब दोस्तों जब ये रेस्क्यू पूरा होता है, तब एसपी साहब जो हैं वो कोठों के लिए एक नियम लगा देते हैं। कहते हैं कि अगर 23 साल से कोई भी कम उम्र की लड़की है, अगर अपने मर्जी से भी करना चाहती है काम, तो वो नहीं कर सकती है जब तक वो 23 साल की पूरी नहीं हो जाती। और उसके बाद एक औरत दिन में 3 बार से ज़्यादा सर्विस नहीं दे सकती। और उसके बाद ये सब नियम कायदा कानून लगने के बाद जो महिलाएं अपने स्तर से काम करती थी उनको भी बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती का शिकार होना पड़ता था। वो सब महिलाएं भी एसपी साहब को धन्यवाद देती हैं और उनका शुक्रिया अदा करती हैं। अब बाकी जो ये लड़कियां थीं जो अपने घर जाना चाहती थीं, जो ज़बरदस्ती लाई गई थीं, वो कहती हैं मैं घर जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी सर, क्योंकि मेरे माँ बाप या मेरे परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस हालात में, तो मेरे लिए कहीं जॉब का इंतज़ाम करवा दीजिए, मैं यहीं रहकर काम करूंगी, घर नहीं जाऊंगी। लेकिन जो एसपी साहब होते हैं वो हर लड़की के घर पर संपर्क करते हैं। उनमें से कुछ लड़कियों के जो माँ बाप होते हैं वो एक्सपायर भी हो चुके थे, उनके भाई से या उनके रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं। हालांकि सभी लोग आते हैं, और ये बात सच होती है कि उनमें से कुछ लोग ये मानने को तैयार होते हैं कि नहीं, मैं इनको अपने घर पे नहीं ले जा सकता, मैं समाज में क्या जवाब दूंगा, इनको यहीं पर रहने दीजिए।
और कुछ काम धंधा करें और हम लोग आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे अपनी लड़कियों से या अपने बहनों से जो भी थे या उनके अपने रिश्तेदारों से आते जाते मिलते रहेंगे। लेकिन जो शेफाली थी, सालू थी, जो एसपी साहब के पास कंप्लेन लेकर पहुंची थी, उनके भी माँ बाप आते हैं और अब उनको लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब जो हेमलता थी दोस्तों, वो भी कहती है मैं जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, मेरे माँ बाप तो ये सोच करके संतोष कर चुके होंगे कि कहीं मैं मर गई होंगे, खप गए होंगे। लेकिन एसपी साहब जो थे वो उसको अपने घर पे रखते हैं और जब वो छुट्टी पर जाने लगते हैं घर पर, तो जो हेमलता थी उसको साथ में लेकर जाते हैं और साथ में लेकर जाने के बाद उसको खुद उसके घर पर खुद लेकर जाते हैं। जैसे ही हेमलता को उसके माँ बाप देखते हैं वो खुश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। कहते हैं बेटा आज भी हमारी उम्मीद जिंदा थी कि तुम कहीं ना कहीं जरूर मिलोगी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर हमने तुमको तलाश नहीं किया, लेकिन मेरी उम्मीद जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी कि तुम मुझे मिलोगी, यही उम्मीद था। अब दोस्तों एसपी साहब जो थे वो छुट्टी मना करके जब घर से वापस आने लगते हैं तो एक बार फिर हेमलता के पास जाते हैं। कहते हैं अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो और चल के तुम वहीं पर रहना। अब दोस्तों हेमलता जो थी वो एसपी साहब के साथ चली आती है। एसपी साहब का इतना बड़ा दिल था कि जो लड़की 6 साल तक कोठों पर बिताई हो, उस औरत को अपने घर में उनको रखना एक बहुत बड़ी कलेजा की बात होती है, क्रेज की बात होती है। और दोस्तों वो अभी भी उसको अपने साथ रखे हुए हैं और वो धीरे धीरे अपने उस मेंटेलिटी दुनिया से उबर रही है, बाहर निकल रही है। और एसपी साहब जो हैं वो अपने दोस्त की तरह उसको मानते हैं और अपने परिवार के साथ में उसको रखते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।